नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा होगी कांग्रेस के दिग्गजों की प्रदेश से दूरी को लेकर। जी हाँ, मध्य प्रदेश से कांग्रेस के दिग्गजों ने दूरी बना रखी है। पहले चरण जैसा हाल ही दूसरे चरण में दिख रहा है। 2 दिन बाद दूसरे चरण का मतदान होगा, लेकिन सिर्फ कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही प्रदेश में प्रचार किया है। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो पीएम मोदी 1 महीने में 5वीं बार मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को प्रदेश में हुंकार भरी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को एमपी से कोई उम्मीद नहीं रह गई है, और आखिर कांग्रेस के दिग्गजों की दूरी के पीछे क्या सियासी मजबूरी है और बीजेपी को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई वायदा किया उसको पूरा किया? उन्होंने हर चुनाव में लोभ लुभावने, वायदे करने और हर चुनाव के बाद वायदे को भुला देना, ये कांग्रेस की रीति नीति थी। दूसरे चरण के रण में पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में फिर हुंकार भरी। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन रहा। इतना ही नहीं, 24 अप्रैल को फिर प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार से बचते दिख रहे हैं। पहले चरण जैसा हाल दूसरे चरण में भी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक सिर्फ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश में सभा की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करने से कन्नी काटते दिख रहे हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा होते हैं पार्टी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी कल ही मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित कर रहे थे, और आने वाले समय में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी, ये रोड मैप तैयार हो रहा है। और अभी आने वाले दूसरे फेज में बड़े नेता भी यहाँ शिरकत करेंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे। दूसरे चरण का मतदान करीब आ गया है और राहुल गांधी का प्रदेश में केवल एक ही दौरा हुआ है। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के प्रदेश में 5वें दौरे की तैयारियों में जुटी है। हालांकि अब कांग्रेस के दिग्गजों की प्रदेश से दूरी पर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि उनकी हार तय है, इसलिए कोई बड़ा नेता एमपी आ ही नहीं रहा। देखिए, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, ये स्थिति भाप गए हैं। इनको मालूम है कि बहुत बुरी तरीके से शिकस्त चुनाव में मिलने वाली है। तो जिस प्रकार से बेमन को प्रत्याशी इन्होंने खड़े किए हैं, वो बेमन से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत के साथ वो जानते हैं कि किस प्रकार से चुनाव हारना है। आप देखिए, कुछ लोग फॉर्म में जबरदस्ती गलतियां कर रहे हैं ताकि उनका फॉर्म रद्द हो जाए। तो राहुल गांधी जी जानते हैं कि बीमार बनकर ही रैलियों में ना जाना ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं बेमन से, तो रैलियों में और रोड शो में, सभाओं में भीड़ कहां से आएगी। कोई भी पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को इसलिए चुनावी मैदान में उतारती है ताकि लोगों के बीच पार्टी के पक्ष में माहौल बन सके और कार्यकर्ता में भी ऊर्जा का संचार हो। बीजेपी के दिग्गजों के लगातार दौरे से कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने उनके नेता आ नहीं रहे हैं, या यूं कहें कि शायद कांग्रेस के दिग्गजों को मध्य प्रदेश से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। खैर, कमलनाथ अपने गढ़ से बाहर निकले तो हैं, लेकिन उनके प्रचार प्रसार का असर ज्यादा पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज प्रचार प्रसार में आगे दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आखिर इसके पीछे कांग्रेस की मजबूरी है या कुछ और है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। दूसरे दौर का चुनाव भी नज़दीक आ गया है। 2 दिन बाद वोटिंग हो जाएगी, 26 तारीख को। 2 दिन का वक्त है बीच में, लेकिन अभी तक जो हालात हम देख रहे हैं कि पहले दौर में हमने देखा राहुल गांधी आए, दूसरे में राहुल गांधी आने वाले थे लेकिन बीमार हुए, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आए। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो मजबूत सीटें बीजेपी की, भोपाल है जिसमें, होशंगाबाद है, वहाँ मोदी आ भी रहे हैं। भोपाल में रोड शो भी होना उनका। 20 दिन में 5वां दौरा, 5वीं बार मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। तो इस जो ये मजबूरी क्या कांग्रेस की, क्या पूरी तरह हथियार डाल दिए हैं या कुछ और कारण है,
या ये है कि भाई एक ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, मान लो नतीजे मन मुताबिक नहीं निकले कभी? क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद दावे दोनों दलों ने किए कि बीजेपी कह रही है हम सारी सीटें जीत रहे हैं छिंदवाड़ा सहित, और कांग्रेस कह रही है, लेकिन वो कह रही है कि मंडला में डिंडोर हमारी टक्कर है शेड्यूल में, और छिंदवाड़ा हम जीत रहे हैं। देखिए मनोज जी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो प्रथम चरण में मतदान हुआ है वो मतदान कम रहा है, और उस कम के पीछे का रहस्य जो है हमने भी पूरे 6 स्थानों पर जानकारी ली है हमारे सोर्सेस के हिसाब से। तो उसमें ये हुआ है कि जो मतदान करने वाले लोग हैं, जिस दल को मतदान करने वाले लोग हैं और जिसके प्रति उम्मीदें हैं, उनके मतदाता आए थे, जिनके प्रति उम्मीद नहीं थी। यानी यूं स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मैं अपने सोर्सेस के हिसाब से ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के मतदाताओं में वो उत्साह नहीं था, क्योंकि जब नेतृत्व में ही उत्साह नहीं तो मतदाता में कहां से उत्साह आ जाएगा, कार्यकर्ता में कहां से उत्साह आ जाएगा। तो कार्यकर्ता के पास जो है नेतृत्व का उत्साह नहीं गया, कार्यकर्ता का उत्साह मतदाता तक नहीं गया, और पोलिंग जो है वो कम हो गया। ये बात सच है कि पोलिंग कम होने की चिंता सरकार को भी करना चाहिए और निर्वाचन आयोग को भी करना चाहिए कि लोगों में उदासीनता क्यों आई। बिल्कुल। अब दूसरा, जब एक बड़ा संदेश हम सब लोगों के सामने ये है कि भाई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका गांधी जी, यदि ये सारे लोग इस बार वोट डालेंगे लोकसभा चुनाव में, तो ये अपने चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि उस जहां ये रहते हैं वहां जो है आम आदमी पार्टी को इन्होंने सीट दे दी है। बिल्कुल। अब अंदाज लगाइए, ये या तो वोट डालने नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो किसी दूसरी पार्टी को दे के आएंगे। तो जिस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का यदि अध्यक्ष जो है वो किसी दूसरी दल को वोट दे के आएगा, समझौते के अंतर्गत भी हो गए, तो ये इसका क्या संदेश जाता है देश भर में? एक सामान्य सी बात है। तो एक ये बड़ा दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष सबसे बड़ा जो मैंने महसूस किया है मनोज, जो आपने कहा उसी में एक और दिलचस्पी चीज बिहार की भी है ना, कि जिस सीट से निर्दलीय पप्पू यादव लड़ रहे हैं कांग्रेस में पार्टी समाहित करने के बाद, वहाँ तेजस्वी कह रहे हैं कि आप या तो वोट एनडीए को दो, इंडिया को दो, और इंडिया को नहीं दे रहे हो तो एनडीए को दे दो, यानी पप्पू यादव को वोट ना दो। ये भी स्थिति आ गई है कि इतना बड़ा लीडर कह रहा है कि मेरी विपक्षी पार्टी को वोट कर दीजिए। बताइए, तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, वो लालू यादव जी के सुपुत्र हैं, उनकी बात कर रहे हैं ना आप जी। तो लालू यादव जी ने ही तो नरेंद्र मोदी जी को परिवार वाला मुद्दा दिया ना। उनने ये न पूछते कि नरेंद्र मोदी का परिवार कहाँ है, तो पूरा देश परिवार बनने की दौड़ में क्यों लगता? भाजपा का हर समर्थक व्यक्ति जो है अपने आप को मोदी का परिवार करने लगा। ये बिंदु किसने दिया? बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव ने। तो जब लालू प्रसाद यादव जी खुद बड़ा मुद्दा दे रहे हैं, तो उनका बेटा ये कह दे कि एनडीए को वोट दे देना, चाहे इसको मत देना, इसका मतलब तो यही निकलता है। तो कुल मिलाकर के ये है, ये परिस्थितियां बड़ी अजीब बन रही हैं। एक बड़ी बात आप सोचिए मनोज जी कि राजनीतिक पार्टियों के सामने हमेशा उत्साहपूर्ण वातावरण रहता है, चाहे वो 2 सीट जीते, 4 सीट जीते, उसका कोई असर नहीं पड़ता। आप राज ठाकरे जी को देख लीजिए, कितने हैं उनके 5 सांसद विधायक हैं, लेकिन जो किस प्रकार का उत्साह है उनके अंदर। आप अन्य राजनीतिक पार्टियों को देख लीजिए जिनका एक विधायक जीत के नहीं जाता, पर उत्साह के अंदर लबरेज रहते हैं। ये पहला हमने नीरस चुनाव देखा है जिसमें सत्ताधारी दल प्रचार करता हुआ दिख रहा है और विपक्ष के नेता प्रचार करने से बच रहे हैं। एक इसमें पॉइंट क्या निकला है, वो ये निकला है कि जैसे मान लो ये अन्य दल हैं, गैर भाजपा दल जो है या गैर एनडीए दल है, इन लोगों ने एक योजना, मुझे लग रहा है, मुझे जो समझ में आ रही है पॉलिटिक्स, वो ये आ रही है कि इन्होंने पॉकेट्स बना लिए हैं कि भाई ये 4 सीटें हमारी जीती जा सकती हैं, तो 4 पे ध्यान दो, अपन 14 पे ध्यान देके 4 भी क्यों खोने की कोशिश करो। ये मुझे लग रहा है कि ये पॉकेट वाइज जो है इन्होंने चुनाव प्रचार कर रखा है, जिसका वातावरण दिखाई नहीं देता। जैसे अपन ये करते हैं ना कि वो हमारा सीआर जीत रहा है तो यूनिवर्सिटी में अपने को 3 सीआर मिल जाएंगे, तो चलो उसी में सेटिंग हो जाएगी अपनी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सीआर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पोजीशन है, इसके कारण भी बड़ा डैमेज हो रहा है। और अगली सबसे बड़ी बात ये है, भाई राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश का पहला दौरा करने आए, संदेश क्या गया कि साहब पेट्रोल के पैसे भी नहीं है इनके पास। दूसरी बार आ रहे थे, आश्वस्त हो गए। अब कोई कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभी कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगता है, हम सुनते हैं उनको कि चलो कम से कम बोलते तो है। तो उनका कहना यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो प्रमुख होते हैं और वो प्रचार करने आए। वो तो वैकेंसी भरने आए थे, प्रचार करने कहाँ आए थे? राहुल गांधी जी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने कह देते तो वही नहीं मानते कि प्रमुख होंगे वो। और ये भी खबर थी कि राहुल गांधी ने कहा कि आप चले जाइए, मतलब निर्देश तो उधर से मिले थे, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बताइए, आश्चर्य भरी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्षों की लगभग ऐसी स्थितियां रहती हैं कि पार्टी का संचालन करने वाले बड़े लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे ही कहते हैं, लेकिन इसका संदेश क्या जाता है?
कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने कोई प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने कहा कि आप इतने फ्री बैठे हो, चलो मेरी वाली एक जगह चले जाना, मेरे को जरा दस्त लग गए। ये जो संदेश जाता है मनोज जी, ये बड़ा विचित्र टाइप का संदेश है। तो ब्रजेश जी, ये पूरा जो संदेश का खेल है, तो क्या संदेश जाता दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस के नज़रिए से भी हम देखें कि एक तरफ तो उसके तमाम बड़े सारे नेता कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ, यानी आधी सीटों पे ले आएंगे। तो क्या उस उत्तर में से उन्होंने मध्य प्रदेश को निकाल दिया है कि भैया ठीक है यहाँ भी हम देखेंगे? क्योंकि कांग्रेस के खुद नेता कह रहे हैं कि हम 8 सीट जीत लेंगे, 10 सीट जीत लेंगे। वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि आधी सीटें जीत लेंगे या 20 सीटें जीत लेंगे। तो जाहिर सी बात उन्होंने कहा है कि ठीक है, 2 बार के जो नतीजे हैं, छिंदवाड़ा कमलनाथ पे छोड़ दिया था, दिग्विजय सिंह अपनी जाने और बाकी जिसका जो होना हो जाए। देखिए मनोज जी, कहने में, करने में और होने में बहुत अंतर है। कह रहे हैं ना वो कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, फला सीट जीत लेंगे, लेकिन करते हुए नहीं दिख रहा है ना, कि जीतने के जतन करते हुए नहीं दिख रहा है कि वो किस तरह से मेहनत करें वहाँ कि वो जीत जाए। आप देखिए संदेश की जो आपने बात की, निश्चित तौर पर संदेश जाता है, बड़े नेता आते हैं। मोदी जी यदि छिंदवाड़ा नहीं गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में एक टपका होगा कि हार जाएंगे, तो ये कहेंगे मोदी जी सा नेतृत्व वाला करिश्माई नेता भी आया था, वो भी आपको नहीं जिता पाया। शायद ये वजह थी कि पिछली बार भी नहीं गए, भले ही और भी वजहें बताई जाती हैं। लेकिन जब पड़ोस में आप जा रहे हो, जहाँ अभी पहले चरण का चुनाव नहीं है, पहले चरण में मतदान नहीं है, वहाँ आप दूसरे चरण में उस सीट पर जा रहे हो, लेकिन उससे लगी हुई सीट पर नहीं जा रहे, प्रत्याशी को बुला ले तो वहीं उस पर प्रत्याशी को बुला ले तो संदेश साफ जाता है। तो ये संदेश एक तरह से मोदी जी भी दे गए। अब कांग्रेस भी संदेश दे रही है कि राहुल गांधी यदि नहीं आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़मीनी हकीकत को परख रहे हैं, या उनके पास बाकायदा उनका अपना नेटवर्क है, उनको बाकायदा खबर है कि मध्य प्रदेश में उनके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो वहाँ पे अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें, एनर्जी खर्च करें। और दूसरी बात, बड़ा नेता आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, और इसके बावजूद यदि वो सीट नहीं आ रहे तो कहेंगे राहुल गांधी इतने दौरे किए, लेकिन फिर वही जहाँ जहाँ पड़े संतन के पैर तांता बंटा ढार, जो कि बीजेपी लगातार कहती रहती है कि राहुल गांधी जहाँ से जाते हैं हमारे लिए शुभ होता है। तो शायद ये जिस तरह से हमने देखा है, दिग्विजय सिंह पे एक टैग चिपक गए थे ना कि वो प्रचार करते हैं तो बीजेपी को वोट मिल जाते हैं, तो कांग्रेसियों ने इस बात को तो उन्होंने खुद कह दिया उन्होंने, क्योंकि पार्टी नहीं, जब 24 घंटे आप पार्टी तक आपके अपने लोग कहेंगे कि आप तो अशुभ हो, अशुभ हो, तो जो 100 बार भी झूठ बोलते हैं तो आदमी को लगने लगता है हाँ सच्चाई है उसमें। जो कांग्रेस लगातार बीजेपी के बारे में बोलती, मुझे लगता है पार्टी अपने अंदर ही वो करने लगी है कि उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ है तो गड़बड़ है। तो अब राहुल गांधी के बारे में भी लगने लगा है, या राहुल गांधी डरने लगे हैं कि उनके लिए वहाँ कुछ है नहीं है, फिर वो जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो जाएंगे वहाँ पे कोई सीट नहीं मिली तो इस तरह से, तो बाकी के नेता भी जतन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आज ही का बड़ा किस्सा देख लीजिए आप, किस तरह से अरुण यादव कह रहे हैं कि परमिशन लेना पड़ती है, तो हो सकता है छिंदवाड़ा में जाने की परमिशन कमलनाथ ने नहीं दी हो, जिस तरह से अदावत थी जीतू पटवारी को। राजगढ़ में उनने बुलाया नहीं होगा कि तुम तो छोटे से नेता हो, तुम क्या मुझे जिताओगे, मैं बड़ा नेता हूँ। तो कांग्रेस की बड़ी बुरी हालत है, और ये हालत है जो संदेश देती है। संदेश निश्चित तौर पर साफ जाता है, जो मतदाता बाकायदा परखता है कि भाई कांग्रेस क्यों नहीं आ रही, बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे। जो मैंने आपसे कहा कि मोदी जी नहीं गए, होशंगाबाद में पिपरिया में सभा करके चले गए, तो निश्चित तौर पर एक संदेश तो गया ना, हो सकता है हालांकि लेकिन प्रत्याशी उस मंच पर था, भले प्रत्याशी को बुला लिया हो आपने, लेकिन वहां जाते तो उसका वजन अलग होता। पिछली बार भी जो शर्मा जी ने एक किस्सा सुनाया था कि जो नेताजी है मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता है, उन्होंने कहा था 2 दौरे और कर लेता तो मैं छिंदवाड़ा जीत जाता, क्या वो भी गए इस बार? नहीं गए। तो आप देखिए बहुत सारे संदेश छुपे रहते हैं, राजनेताओं के बयानों में संदेश छुपे रहते हैं, वो जो करते हैं उसमें संदेश छुपे रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में आप, दक्षिण में साफ, मध्य प्रदेश में मतलब उत्तर भारत में हाफ और दक्षिण में साफ, तो वो लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ आप जतन करते नहीं दिख रहे ना। आप मध्य प्रदेश में जतन करते दिख रहे हैं, आपको जहाँ संभावना है कि छत्तीसगढ़ में थोड़ी, गुजरात में निर्विरोध जीत जाता बीजेपी उम्मीदवार। गुजरात में आप देखिए किस तरह से आपने उम्मीदवार। और आप दूसरी तरफ जो शर्मा जी ने भी कहा था, मैं उस पर भी थोड़ा ध्यान डालना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि वो समन्वय नहीं। निश्चित तौर पर आप देखिए खजुराहो सीट है, आपने दी उनको, एक इंडिया गठबंधन के सहयोगी को दिया आपने, लेकिन आप भी तो वहां हो, तो आप उसके लिए वोट मांगने क्यों नहीं जा रहे? तो अपनी अपनी बचाने के चक्कर में आपकी अपनी गंवा रहे हो। यदि आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ मिलकर फार्म बनाया कि संयुक्त रूप से वो दिखाई होती तो वो गलती नहीं होती, या वो गलती करना भी चाह रहे होते तो ना करते। ऐसा ही यदि गुजरात में दिखाया होता बाकी के सहयोगी गठबंधन सहयोगियों ने कि भाई जो उम्मीदवार जा रहा है हमारा इंडिया गठबंधन का सहयोगी का है, तो हम भी उसी तरह से सतर्क रहें,
तो निश्चित तौर पर वहां भी फार्म आपका रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी बाकी के लोग भी तो उसमें प्रस्तावक होते, एक ही परिवार के नहीं होते। तो ये जो तालमेल या भोपाल नहीं में है जो हमने देखा कि एक से अधिक थे, बाद में अपना नामांकन वापस ले लिया होता, तो लेकिन ये वहाँ सिंगल तालमेल फॉर्म भी तो भरा। नहीं है, ये तालमेल नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक संदेश गया है कि इंडिया गठबंधन एक भले ही हो गया हो, लेकिन वो वैसे एक नहीं है कि एक दूसरे को जिता सके, ताकि अपनी ताकत बढ़ाए, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं सब। बिल्कुल। तो शर्मा जी रोटी अपनी अपनी सेक रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि पहले चरण के मतदान के बाद जो वोटिंग कम हुई, मुद्दों का अभाव भी दिख रहा था पहले चरण में, क्योंकि हमने जो 2014 में देखा था बदलाव की लहर थी, 19 में पुलवामा बालाकोट एक भावनात्मक इशू था, 24 में एक परसेप्शन बना हुआ है कि 370 या 400 की बात हो रही है, वोटर उदासीन है, मुद्दे नहीं थे। प्रधानमंत्री ने इसको समझते हुए ट्रैक बदल दिया, मंगलसूत्र की बात हो गई, जमीन की बात हो गई, अल्पसंख्यकों की बात हो गई। कांग्रेस जवानी जमा खर्च कर रही है, लेकिन वो उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कोई गंभीर प्रयास करती नहीं दिख रही है। इसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता दिख रहा है। तोड़ना तो दूर और सफाई देती फिर रही है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है। नहीं, वो एक बड़ा मुद्दा उठा दिया ना, क्या है, चाहे चाहे कांग्रेस ये कहते रहे भ्रम पैदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन इन सब से ये तो स्पष्ट हो गया ना कि भाई आपकी भावना आज भी वही है। और आपकी भावना को इसलिए भी प्रमाणित होता है कि भाई राहुल गांधी जी जो है वो केवल मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ने के लिए क्यों गए। भाई इंदिरा जी भी चिकमंगलूर गई थी, सोनिया जी भी कहीं गई थी, तो लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि वायनाड जैसी मुस्लिम बहुल सीट ली जाए। वहां भी पसीना आ गया कि ये राजा की पत्नी जो है एनी राजा वो चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल। तो आप सामने तो बड़े टक्कर हो गई, भाजपा वाले ने अपना खेला कर दिया और कम्युनिस्टों ने अपना खेला कर दिया। अभी तक अमेठी रायबरेली में ये खबरें हैं कि इसलिए उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ कि उस चरण का जब चुनाव निपट जाए तब हो सकता है राहुल गांधी को अगर कुछ शंका संशय हो तो फिर एक नई सीट पे वो दोबारा अमेठी या रायबरेली में लड़ सकते हैं। नहीं, वो अमेठी तो जाएंगे भी नहीं, जहां तक मेरा सोचना है वो रायबरेली जा सकते हैं आप, क्योंकि रायबरेली के बारे में ये माना जाता है कि वो थोड़ी सी अमेठी की बनिस्पत सॉफ्ट सीट है, क्योंकि वहां जो है बीजेपी ने बहुत जोर नहीं लगाया हुआ। लेकिन अभी 4-5 लोग बीजेपी में ऐसे लोगों का जो है उदय हुआ है जिससे कि रायबरेली में भी काफी, क्योंकि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो रायबरेली के ही हैं, वो बताते रहते हैं कि लोगों की मानसिकता निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ है, लेकिन 4-5 नेता ऐसे हो गए बीजेपी के जिन्होंने माहौल बदल रखा है। तो ये एक अजीब सी स्थिति निर्मित हो रही है वहां। तो कुल मिलाकर के ये इन बातों को देखा जा सकता है कि भाई एक राजनीतिक पार्टी अपने लिए वातावरण बनाने का काम नहीं कर रही, डिफेंसिव हो गई। विपक्षी दल डिफेंसिव हो जाए तो बड़ी अजीब सी राजनीति हो रही है। ये इसीलिए विपक्षी दल हमेशा जो है सत्ता पर आक्षेप लगाता है, सत्ता उसकी सफाई देता घूमता है। आज सत्ता आरोप लगा रही है, विपक्ष सफाई दे रहा है उसके मैनिफेस्टो। और आप देखिए मनोज जी, आपने और हमने कभी भी, अब मेरे को लगता है लंबे समय से अपन दोनों पत्रकार हैं, तीनों ही हम पत्रकार लंबे समय से, कभी भी हमने मैनिफेस्टो पर चर्चा नहीं करी। भाई ये देखो ये 4 बिंदु कितने बढ़िया दिए मैनिफेस्टो में, ये भाजपा वालों ने अच्छे दिए, कांग्रेस वालों ने अच्छे दिए। पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें मैनिफेस्टो के अंदर खामियां गिना करके मैनिफेस्टो की याद कराई जा रही है, जबकि जनता को भी नहीं मालूम मैनिफेस्टो नाम की चिड़िया जो है वो किधर उड़ती है और कहां किस डाल पे बैठती है। पत्रकार भी बहुत ज्यादा उसको नहीं पढ़ते, मैं फिर कह रहा हूं इस बात। बिल्कुल। अपने को ये मालूम है कि कमलनाथ जी आए थे तो उन्होंने इतने वादे किए थे, उनमें से इतने पूरे नहीं हुए, ये भी विपक्ष बोलता है, तब अपन लोगों को भी याद नहीं है पूरे पूरे। कहने का अभिप्राय ये है कि मैनिफेस्टो जैसी चीज को चर्चा में लाया गया और चर्चा में ला करके विवाद खड़ा किया गया। लेकिन क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि भाजपा के मैनिफेस्टो में से एक बिंदु ला करके पैरेलल जवाब दे दे, लेकिन खुद सफाई में लग गए। उसका कारण ये है, आज जो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि मोदी जी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई आने वाले चुनाव के बाद, परिणाम के बाद हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं और इसी प्रकार की कार्रवाइयां प्रारंभ होंगी जैसे कि केजरीवाल साहब के साथ हुई है। तो इसका भय आज सबको बना हुआ है। मैं कहता हूं भाजपा के अंदर के नेताओं को बना हुआ है। एक बड़ा संदेश इन चीजों का जाता है। एक इस बात का भी बड़ा संदेश जा रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि साहब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, तुम्हारे यहाँ तो बहुत भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए शिक्षा का जो आपने नियुक्ति की थी रद्द है सारी की सारी। इधर केजरीवाल जो है जाते हैं तो उनको नियुक्ति रद्द होने के साथ आपको वेतन भी लौटाना 12% ब्याज के साथ, ये सबसे बड़ा ब्याज के साथ वेतन लौटाना है। आप बड़ी इतना खतरनाक किस्म का फैसला, और सीबीआई को ये कह दिया गया कि आप जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं उनको कर लीजिए। इससे ज्यादा खतरनाक क्या होगा? विपक्ष के लिए तो एक अजीबोगरीब परिस्थितियां पैदा हो रही है। मुझे तो अजीब सा लगता है कि किसी चुनाव में विपक्ष के सामने कभी इतना बड़ा संकट आया हो। सरकार के सामने कोई संकट नहीं है, संकट पैदा नहीं किए जा पा रहे हैं। अनवांटेड रूप से जो है मुकदमे लगाए गए, लेकिन आज क्या परिणाम निकला उनका? एक भी चुनाव के अंदर फंसाने के लायक मुद्दा नहीं निकाल पाए। तो विपक्ष जो है डरा सहमा सा घूम रहा है, तो कहां सरकार को चुनौती दे पाएगा? तो ये इन सारी परिस्थितियों के कारण
बहुत मतलब एक राजनीति में एक अजीब सा वातावरण है। विपक्ष को इतना कमजोर होते हुए देखना लोकतंत्र के लिए अच्छा भी नहीं है। इन सब के बावजूद भी अब हो ही रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए? फिर अपन विपक्ष की भूमिका में मीडिया आएगा और क्या करेगा। हालांकि ठीक है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये चुनाव के बाद तय करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि विपक्ष जो है उसको, जिसको ताकतवर, इतना तो ताकतवर होना चाहिए कि सरकार को दबा सके। हाँ, तो सरकार के सामने कोई विपक्ष बोलने की स्थिति में नहीं है, कोई मुद्दा नहीं ला पाया। ये महंगाई की बात करते हैं वो प्रॉपरली नहीं उठ पाता, और आप जो है अन्य नौकरी बेरोजगारी की बात करते हैं वो प्रॉपरली नहीं उठ पाता। कोई तर्क नहीं है आपके पास। सत्ता पक्ष की तरफ से आदमी खड़े होकर के कहना चालू करता है, आप उनके सामने और ज्यादा बढ़िया तार्किक रूप से अपनी बात नहीं कह पाते। यदि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो विपक्ष के नेता जो है वो मीडिया की आलोचना करने लग जाते हैं कि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा, मीडिया को गाली निकालना चालू कर देते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि जब आप ही अल्पज्ञानी हो तो मीडिया आपकी बात को कहां तक लेके जाएगा, कितना आपको कंधा देगा जब आपकी टांगों में दम ही नहीं है। तो आप पहले इतनी तो टांगों में दम कर लीजिए कि बैसाखी की जरूरत तो नहीं है आपको, और उसके बावजूद भी मैं एक छोटी सी योजना का नाम ले रहा हूं जो आपको अच्छी लगेगी। बार बार एक मुद्दा उठता है कि भैया देश में तो 80 करोड़ लोग गरीब हो गए, देश में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए, प्रधानमंत्री उनके लिए योजना करता है। तो क्या आपने कभी मनोज जी महसूस किया, ब्रजेश जी आपने महसूस किया कि जिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिल रहा है, उन्होंने काम धंधे बंद करके घर में बिस्तर डाल के सो गए, वो काम कर रहे हैं, वो काम करा हुआ जो उनके पास धन आ रहा है वो अतिरिक्त आ रहा है, और उस अतिरिक्त से इनके पास संसाधन जुटेंगे क्योंकि अन्न का पैसा कम लग रहा है, अन्न का पैसा सरकार मुफ्त में दे रही है। तो आप उससे जो आने वाले 1 साल के बाद 5 साल का वादा किया है, आने वाले 5 साल में उस आदमी की ग्रोथ को देखिए जिसको अन्न सरकार दे रही है और रोजगार करके या मजदूरी कर करके वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। आने वाले 5 साल बाद उसकी आर्थिक स्थिति की कल्पना करिए। अपने को 2 महीने का कहीं से। तो ब्रजेश जी, गरीब आदमी की तो कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या करे? क्योंकि जो शर्मा जी ने कहा, तुअर की दाल हम देख रहे हैं 40 रुपये किलो महंगी हो गई है, तमाम सारे अनाज महंगे हो गए हैं। उसके बाद भी विपक्ष, ठीक है कि दिल्ली के सर आपके वो नहीं आ रहे बड़े नेता, लोकल लेवल पे तो आपके पास नेता हैं, वो स्थानीय स्तर पे मुद्दे उठा रहे हैं क्या? भोपाल में आपने श्रीवास्तव उम्मीदवार दे दिया, कायस्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बेटा अनिल शास्त्री, तो क्या उससे कायस्थ वोट मिल जाएंगे उनको? भाई अगर वो 4 जगह उनके साथ जनसंपर्क में चले जाते हैं तो लगता है कि वो वोट दिलाने आए हैं। तो ये केवल ऐसे कमरा बंद बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आरोप प्रत्यारोप पर एक्सपर्ट आपने कुछ डाल दिया, उससे वोट मिल पाएंगे क्या? देखिए मनोज जी, कांग्रेस के हाल ये हैं कि वो हमला तो करना चाहती है, पड़ोसी राज्य हड़पना भी चाहती है, सत्ता भी हड़पना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि लड़ाई कोई और लड़े और सत्ता उनको मिल जाए। भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर, पड़ोसी के घर में पैदा हो, वो लड़े और हमको दे दे। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ाई ली, सत्ता की मलाई कोई और खा रहा, लड़ने वाले कोई और थे। तो कांग्रेस की वही स्थिति है। कांग्रेस चाहती है मीडिया लड़े, बाकी का विपक्षी लोग लड़ें। वो उनसे कहो कि भाई मीडिया, बोले आप लोग दिखाते नहीं हो। आप पूछिए कि आपने सड़क पे आंदोलन कब किया? आप कमलनाथ के बंगले से निकलते हो, पीसीसी तक आ जाते हो कि चलिए हमने वो प्रदर्शन किया, वो दिखाता है ना मीडिया। एक बार आप वाटर कैनन चलती है, आप पे लाठियां चलती, सब दिखाता मीडिया, लेकिन करना आपको पड़ेगा ना। आप सोचो कि मीडिया भी सड़क पर निकल जाए, दिखाए भी, तो ऐसा होता है क्या? तो मैंने जो कहा ना, कांग्रेस चाहती है कि सत्ता में वापसी हो जाए, लेकिन जतन नहीं कर रही है। वैसे जतन खुद नहीं कर रही है। वो चाहती है कि केजरीवाल जतन करें, वो चाहती है कि ममता बनर्जी जतन करें, शरद पवार जतन करें, इधर अखिलेश यादव जतन करें, ये सब जतन करें और सत्ता में वो भी आ जाएं। तो आपको सहभागिता निभाना पड़ेगी ना। यदि फौजें पहले लड़ती थीं, एक दूसरे राज्य पर हमला करती थीं, तो वो संयुक्त रूप से लड़ती थी, ये थोड़ी नहीं लड़ती थी। जिस राजा ने बुला लिया कि हाँ भाई आपकी सेना आगे होगी, हम, तो आपको बराबरी दिखाना पड़ेगी। वो बराबरी ना आज इंडिया गठबंधन में दिख रही है, ना उनके सहयोगी वैसी भूमिका निभा रहा है ना वैसी। क्योंकि जो डर, जो आपने शर्मा जी ने कहा, एक डर है, तो ये डर कहीं ना कहीं उनको रोक रहा है। क्योंकि सब हमाम में नंगे हैं, सबने जितना किया है, यदि पश्चिम बंगाल का उदाहरण है तो आप देख लीजिए, अखिलेश यादव ने भी बहुत कुछ किया है, लालू यादव के हश्र देख ही रहे हो आप। बाकी राज्यों में भी जिनकी सरकारें रही हैं, सबने वो सब कुछ किया है। हो सकता है दरोगा भर्ती का जिन्न निकल आए तो बहुत सारे जिन्न हैं ऐसे, और जो कार्रवाई होती है तो फिर आपके तो विपक्ष को दबा रहा। विपक्ष तो खुद ही दबा हुआ है। जब आपके कारनामे ऐसे हैं तो फिर आप लड़ाई कैसे लड़ सकते हो? जब आप खुद ही अपने अंदर ही अपना घर ही नहीं संभाल पाए, घर में इतनी सारी गड़बड़ियां हैं और इतने सारे कर रखे हैं, आपने वो साफ नहीं किए, तो निश्चित तौर पर आप पर कार्रवाई हुई। आपके सांसदों के यहाँ इससे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए क्यों मिल रहे हैं कि साहब मशीनें तक गर्म हो जाती हैं, मशीनें बुलाना पड़ती हैं, खराब हो जाती हैं। तो ये किसकी गलती है? ये गलती बीजेपी की थोड़ी नहीं है, ये गलती आपकी है। ना गलती आप सुधार पा रहे हो, ना बेहतर तरीके से जंग लड़ पा रहे हो, सिर्फ आलोचना कर लो।
आप पीसीसी का नज़ारा देख लीजिए, शर्मा जी ने भी देखा हो, मैंने लंबे समय तक देखा है कि सुबह उनके प्रवक्ता बैठ जाते हैं, ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ, ये पूरे देश में हालात होंगे उनके, वो अखबार पलटते हैं कि आज पे बयान जारी कर दीजिए, ये उनका 5 साल का कार्यकाल होता है। अब वो क्या है कि हमने कोई मुद्दा रख दिया, उस पर डिबेट कर लेते हैं, उन्हीं पक्षों पे सड़क पर जाइए ना, मुद्दे हैं आपके पास तो मुद्दों की बात करिए। वो आपकी कमियां गिनाते हैं, आप उन पर सफाई देते फिरते हो। क्या आप सरकार में रहो, आपके पास 4 आदमी ऐसे नहीं है जो सरकार की खामियां कम से कम एक वो जो विज्ञापन की चर्चित लाइन उससे ही सीख ले कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे तो जाएं कम से कम। हाँ, डर के आगे तो जाएं जी, लेकिन जाते नजर नहीं आ रहे बहरहाल ना। वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर मुद्दे तमाम सारे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि तमाम सारे जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उन्होंने मध्य प्रदेश से दूरी बना रखी है। क्या हिंदी पट्टी को कांग्रेस ने उसके हाल पर छोड़ दिया है, या कोई और कारण है, या नेताओं की आपसी गुटबाजी है, सिर्फ फुटबॉल है, या और कुछ है, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस प्रकार से पहले चरण में हमने देखा था, दूसरे चरण की ओर जो चुनाव नज़दीक जा रहा है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से हथियार डाल रखे हैं, वो कह सकते हैं कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए फिलहाल तो कोई शुभ संकेत नज़र नहीं आ रहा है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।